बच्चों आइए आज जानते हैं मियोसिस के बारे में। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने माइटोसिस और एमाइटोसिस के बारे में डिटेल जानकारी ले ली। माइटोसिस जो कि थोड़ा एडवांस टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, हायर यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, और एमाइटोसिस ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स में और कुछ एक लोअर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा में बाइनरी फिशन होता है तो वहाँ पर देखा गया। वो सिंपल टाइप है एंड माइटोसिस इज डिटेल्ड। अब हम जानने जा रहे हैं मियोसिस। मियोसिस भी अपने आप में एक अनोखा टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो कि यूकैरियोट्स में ही हुआ करता है, क्योंकि यूकैरियोट्स में ही क्रोमोसोम की संख्या बढ़ी है। प्रोकैरियोट में तो एक सिंगल क्रोमोसोम ही होता है, एक सिंगल सर्कुलर डीएनए, एक क्रोमोसोम का ही वहां पर रोल है, तो वहां मियोसिस बिल्कुल भी नहीं होता। लोअर यूकैरियोट्स में भी नहीं होता है, रीजन बीइंग कि उनमें भी एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, क्योंकि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल जो ठहरा। जैसे जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेवलपमेंट हुआ तो यहां पर एक चीज की समस्या आने लगी कि जब फॉर्मेशन ऑफ गेमीट और फ्यूजन ऑफ गेमीट होने की बारी आई, तो मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 10 क्रोमोसोम हैं, उसने गेमीट बनाया, गेमीट में भी 10 क्रोमोसोम हैं, और दूसरा गेमीट उसमें भी 10 है, और 10 क्रोमोसोम जब आपस में फ्यूज करेंगे तो 20 हो जाएंगे। आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है। नहीं, बात यहां खत्म नहीं होती। जो 20 बन गए, अब अगली बार जब वो गेमीट बनाएंगे और फिर जब फ्यूजन होगा उन गेमीट का, तो 20 से 40 हो जाएंगे, और उसके बाद अगर करें तो 40 से 80 हो जाएंगे। तो क्या सिर्फ डीएनए ही रहेगा? माइटोसिस में हमने देखा कि जो डीएनए की क्वांटिटी है वो सिंथेटिक फेज में बढ़ती है, और माइटोटिक फेज में, एम फेज में, वो फिर घट जाती है, और प्लॉइडी लेवल में कोई फर्क नहीं आता। प्लॉइडी लेवल आप समझते हैं, सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स तो फिक्स हैं, हैप्लॉइड के बीच में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में डिप्लॉइड। लेकिन बात आती है जब गेमीट के बनने की बारी आती, क्योंकि गेमीट के फर्टिलाइजेशन फ्यूजन की वजह से न्यू जनरेशन का प्रोडक्शन होगा। तो जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैं या जो हैप्लॉइड भी हैं, जिन्होंने ये इंश्योर करना है कि भाई सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का होना आवश्यक है, तो वो मियोसिस करते हैं। मियोसिस जरूरी नहीं है कि सिर्फ गेमीट के फॉर्मेशन में ही होगा, मियोसिस जाइगोट के बनने के बाद भी हो सकता है, जिसको जाइगोटिक मियोसिस कहते हैं। तो मियोसिस यूनिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है और स्पेशलाइज्ड एरियाज में और स्पेशलाइज्ड कंडीशन में ही देखा जाता है। चलिए पहले समझ लेते हैं कि मियोसिस में एग्जैक्टली होता क्या है, बाद में आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं कि जाइगोटिक मियोसिस है या गेमेटिक मियोसिस है। ठीक है, सो मियोसिस इज अ डबल डिवीजन that occurs in a mature diploid reproductive cell. Usually एक diploid reproductive cell में डबल डिवीजन होता है। डबल डिवीजन का मतलब 2 स्टेप में होता है। अगर आप इस छोटी सी क्लिप को देखें जो यहां पर चल रही है, तो पहले 2 सेल्स का फॉर्मेशन और फिर 2 से 4। ये देखिए, पहले 2 सेल और फिर 2 से 4। तो इसका मतलब है माइटोसिस में, ए माइटोसिस में सब में एक सेल डिवाइड होकर के 2 ही बनते हैं, डॉटर सेल्स। यहां पर एक सेल के डिवाइड होने से 2 बनेंगे और फिर 2 के डिवाइड होने से 4 बनेंगे। अब क्वेश्चन है कि 2 के डिवाइड होने पर 4 बनेंगे, 2 को डिवाइड ही क्यों करना? तो उसका रीजन है इस टाइप ऑफ सेल डिवीजन में जो पूरा इसका प्रोसेस है वो 2 स्टेजेस में ही पूरा हो सकता है, एक स्टेप में पूरा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, यह भी आपके साथ अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए, न्यूक्लियस ऑफ द डिप्लॉइड सेल डिवाइड्स ट्वाइस, बट क्रोमोसोम यानी कि डीएनए रेप्लिकेट ओनली वंस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड सेल्स। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होगा वो सिंथेटिक फेज में ही होता है, सिंथेटिक फेज में ही होगा, और डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही बार होगा। ये नहीं कि एक बार सेल डिवाइड कर गए उसके बाद फिर डीएनए का रेप्लिकेशन, नहीं, इसीलिए दूसरी बार डिवाइड करना होता है सेल्स को। कि डीएनए का रेप्लिकेशन तो एक ही बार हुआ, पहली बार में जब डिवीजन हुआ तभी आप मान लीजिए कि जो क्रोमोसोम की संख्या है वो घट गई, लेकिन डीएनए की डबलिंग अभी नहीं घटी। डीएनए की डबलिंग
नहीं घटी, डीएनए अभी भी एक एक सेल में डबल डबल करके है, इसलिए अगली बार जो डिवाइड करता है तो वो सारा मामला फिट कर देता है, यानी कि क्रोमैटिड्स क्रोमोसोम्स में सेपरेट हो जाते हैं। यानी कि सेंट्रोमियर के एरिया में जो काइनेटोकोर का पुल होता है वो मियोसिस 2 में ही होता है। जो हमने माइटोसिस में देखा था, मेटाफेज प्लेट में काइनेटोकोर में स्पिंडल का अटैचमेंट होता है। तो फिर मियोसिस 1 में क्या होता है? मियोसिस 1 में जो होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं, एक फादर का एक मदर का, वो सेपरेट हुआ करते हैं। लेकिन अब फादर का क्रोमोसोम अलग हो जाए, मदर का क्रोमोसोम अलग हो जाए तो एक जनरेशन पीछे वाली बात आ जाएगी। तो वो बात ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, फादर और मदर के जो क्रोमोसोम्स हैं वो एज इट इज सेपरेट नहीं होते, इनके बीच में मिक्सिंग होती है, यानी कि जीन्स की मिक्सिंग होती है, यानी कि शफलिंग होती है जीन्स की, और यही यूनिकनेस है जो मियोसिस प्रदान करता है। बात समझ में आ गई होगी। हम सब की बॉडी में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हैं, हम सब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। इन 2 सेट्स में 1 सेट इज कमिंग फ्रॉम द फादर एंड 1 सेट इज कमिंग फ्रॉम द मदर, और आकर के होमोलॉगस पेयर बन गया। ऐसे ही हम बने हुए। अब एक बात बताइए, गेमीट के फॉर्मेशन के दौरान फादर वाला टाइप अलग हो जाए, मदर वाला टाइप अलग हो जाए, तो बात तो वही हो गई ना, पीछे वाली बात हो गई कि फादर और मदर के गेमीट फ्यूज हुए थे तो इंडिविजुअल बना, इंडिविजुअल के गेमीट बन रहे हैं तो इसका फादर टाइप अलग, मदर टाइप अलग, तो फादर का ही क्रोमोसोम हो गया या मदर का क्रोमोसोम हो गया। ऐसा ना हो, इसलिए पेरेंटल जो होमोलॉगस पेयर है, जब इसका सेपरेशन होता है तो मिक्सिंग हो जाती है आपस में। यही यूनिक इवेंट मियोसिस 1 में घटित होता है, और मियोसिस 2 तो माइटोसिस की तरह ही है, जिसमें डबल अमाउंट ऑफ या डुप्लीकेट डीएनए क्रोमोसोम में जो रहता है वो काइनेटोकोर से सेपरेट हो जाता है। ये तो थी कहानी वाली बात। अब थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं और ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ईच सेल हैविंग हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल से नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जाएगा फाइनल, जब चारों सेल्स फॉर्मेशन हो जाएंगे। मियोसिस इज अ मच स्लोअर प्रोसेस एज कंपेयर टू माइटोसिस। स्लो तो होगा ही क्योंकि इसमें काफी सारा वर्क करना है। माइटोसिस में प्रोफेज हुआ, प्रोफेज के अंदर क्या होता है, अर्ली प्रोफेज में स्पिंडल जो बना हुआ है उसकी मशीनरी साइड में जाती है, सेंट्रियोल साइड की तरफ माइग्रेट करना शुरू करता है ना। अर्ली में तो सेंट्रियोल रहता ही है, बस न्यूक्लियर एनवेलप डिसमेंटल होना शुरू हो जाता है, और जो क्रोमैटिन थ्रेड है वो कॉन्डेंस होकर के क्रोमोसोम बनने लगता है। लेकिन वहां किसी तरह की क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, किसी तरह का शफलिंग नहीं होती, किसी तरह का एक्सचेंज ऑफ डीएनए मटेरियल माइटोसिस में नहीं होता, लेकिन मियोसिस में होगा। ठीक है। एज इट कॉजेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इट इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन। इसको इक्वेशनल डिवीजन नहीं कहते, इक्वल डिवीजन नहीं कहते, इसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। तो मियोसिस में एग्जैक्टली होता क्या है, 2n इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ द क्रोमोसोम, 2n से n में कन्वर्ट हो जाते हैं गेमीट। सो जब गेमीट बनते हैं तो n में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फाइनली रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में n+n यानी कि 2 गेमीट जब आपस में फिर मिलते हैं तो ये जाकर के दोबारा डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म यानी कि 2n की संरचना कर देते हैं। ठीक है। यही रीजन है कि मियोसिस में हैप्लॉइड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। सो मियोसिस कैन अकर ओनली वंस इन अ सेल। किसी भी सेल में मियोसिस एक ही दफे होती है। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद तो गेमीट ही बन जाएगा, फिर तो फ्यूजन होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद जाकर के दोबारा मियोसिस होना होगा तो एक पर्टिकुलर सेल में एक ही बार मियोसिस हो सकता है। और मियोसिस के जो डॉटर सेल्स बनेंगे वो दोबारा मियोसिस नहीं करेंगे, वो फर्टिलाइजेशन करते हैं या एज इट इज रहेंगे। ठीक है ना। तो मियोसिस एक ही बार होगा सेल की लाइफ में, जबकि माइटोसिस एक सेल से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से, तो जो न्यू डॉटर सेल्स बनना है उनमें भी माइटोसिस कंटिन्यू हो सकता है, वो प्रोसेस नहीं रुकता। लेकिन यहां थोड़ी सी मजबूरी है कि ये एक ही बार घटित होगा। द हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्ड डू नॉट फर्दर अंडरगो मियोसिस ड्यू टू लैक ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इनके अंदर साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है, इस वजह से दोबारा मियोसिस नहीं करेंगे। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या है, साइनेप्सिस क्या है, वो भी हम यहां देखेंगे।
मियोसिस वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन सी अर्चिन एग्स, समंदर में पाए जाने वाले सी अर्चिन के एग्स में 1876 में जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हर्टविग ने ढूंढा था। ठीक है। मियोसिस टर्म वॉज गिवन बाय फार्मर एंड मूर एंड ग्रेगोयर यूज द टर्म मियोसिस 1 एंड 2। ठीक है। तो पहले तो पता ही नहीं था कि 1 एंड 2 दो स्टेजेस में होगा, धीरे धीरे ये बात क्लियर हुई, तय हो गई कि मियोसिस जो है दो स्टेप का प्रोसेस है, दो स्टेज में होता है, एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं है। तो अब यहां पर जो इवेंट्स होते हैं मियोसिस 1 में और मियोसिस 2 में, उन इवेंट्स को आपको गौर से समझना है। 1911 में थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में ऑब्जर्व किया क्रॉसओवर। क्रॉसओवर क्या होता है? क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम क्रोमोसोम्स के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, साथ में हम न्यूक्लियोसोम मॉडल किस तरह से बाइंडिंग होती है ये भी समझते हैं। और 5वें चैप्टर में फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स थॉमस हंट मॉर्गन के बारे में पढ़ते हैं, जिनको माना जाता है कि मेंडल के बाद की जो कड़ी है जेनेटिक्स में, उसमें इनका बड़ा भारी योगदान है, क्योंकि इनकी डिस्कवरी के बाद ही क्लियर आइडिया लगा था कि मेंडल के फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस आखिर किस फॉर्म में होते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी भी आई थी सूटन एंड बोवेरी की 1901, और थॉमस हंट मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट ने और ज्यादा चीजों को क्लियर कर दिया। तो जेनेटिक्स में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ही प्रोवाइडेड द फर्स्ट जेनेटिक एविडेंस दैट जीन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू क्रोमोसोम। इन्होंने एविडेंस देकर के बात को प्रूव कर दिया कि भाई जीन्स क्रोमोसोम के माध्यम से ही ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। इनका जो क्रॉसओवर है और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न जो इन्होंने ढूंढा था, वो भी अपने आप में यूनिक है। थोड़ा सा बता देता हूं। हुआ ये था कि ड्रोसोफिला के जिन कैरेक्टर्स को लेकर के ये क्रॉस कर रहे थे, बाय चांस वो कैरेक्टर ड्रोसोफिला के सेक्स क्रोमोसोम में थे। और सेक्स क्रोमोसोम में आप भी जानते हैं मेल के केस में ज्यादातर XY हुआ करता है, तो ड्रोसोफिला भी ह्यूमन टाइप का ही सेक्स डिटर्मिनेशन, कुछ कुछ पूरा नहीं, XY मेल में होता है ना। सब में एक जैसा नहीं है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है, वो भी क्लास 12 में ही आप डिस्कस करते हैं, है ना। तो X और Y जो क्रोमोसोम का फॉर्मेट है, उसमें यह देखा गया कि जो जीन X पर है उसका कॉरेस्पॉन्डेंस दूसरा एलील Y पर नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है कि मेल्स में कैरेक्टर चाहे रिसेसिव हो चाहे डोमिनेंट, वो एक्सप्रेस हो ही जाता है जो सेक्स क्रोमोसोम है। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि फीमेल्स के पास 2 X हैं। तो फीमेल्स के कैरेक्टर एक्सप्रेस होने के लिए दोनों X में रिसेसिव एलील का होना आवश्यक है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया वो कैरेक्टर बाय चांस रिसेसिव था, तो मेल से कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाया करता था फीमेल में, और फीमेल का कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाया करता था मेल में। इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न, है ना। ये जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न इन्होंने ढूंढा, यहां से आइडिया लगा कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्रोमोसोम्स का, और वहां से मियोसिस के बारे में भी जानकारी मिली। तो थॉमस हंट मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट तो खैर हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा यहां जान लेते हैं। मियोसिस टेक्स प्लेस थ्रू 2 सक्सेसिव स्टेजेस। मियोसिस 1, this is heterotypic division, and meiosis 2 is homotypic division. meiosis 2 को हम इक्वेशनल डिवीजन भी कह सकते हैं, जस्ट लाइक माइटोसिस, है ना। तो इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कह सकते हैं, इक्वेशनल डिवीजन जस्ट लाइक माइटोसिस हम कह सकते हैं, सिमिलर टू माइटोसिस, सिमिलर टू माइटोसिस। ठीक है। सो दीज आर द 2 स्टेजेस जिनके बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं, 2 स्टेजेस जो हमें दिखाई देंगे यहां पर। सो मियोसिस 1 पर आ जाते हैं। मियोसिस 1 के 4 स्टेजेस हैं। प्रोफेज तो होता ही है, मेटाफेज भी होता है, एनाफेज भी होता है, टीलोफेज, लेकिन यहां प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 है और टीलोफेज 1 है। क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप ऑफ माइटोसिस है, वो मियोसिस है, तो इसलिए 1 1 1 कर दिया, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ठीक है। यहां पर भी प्रोफेज 1 ही सबसे लॉन्गेस्ट होता है, जस्ट लाइक इन माइटोसिस। प्रोफेज 1 ही वहां पर भी लॉन्गर था, यहां पर भी लॉन्गर है, लेकिन इसके 5 सब स्टेजेस हैं,
ठीक है ना। सो प्रोफेज 1 के 5 सब स्टेजेस हैं और प्रोफेज 1 में ही ज्यादातर जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग है वो सब प्रोफेज 1 में ही हो जाती है। बाकी के स्टेजेस बहुत सिंपल हैं, जैसे माइटोसिस में था वैसे ही है, और मियोसिस 2 तो टोटल माइटोसिस की ही कॉपी किया करता है। ठीक है, सो इसका मतलब है प्रोफेज 1 ही मेन है। So it is the longest stage in the first division of meiosis. Meiosis के पहले division में यही सबसे ज़्यादा longest है. It is divided into few sub stages. तो sub stages की भी list देख लेते हैं, तो इसी के आधार पर हमें इसको समझना है। सबसे पहला है लेप्टोटीन, फिर है जाइगोटीन, देन है पैकाइटीन, देन डिप्लोटीन एंड देन डायाकाइनेसिस। तो आपको इनको याद रखना है, इसी सीक्वेंस में याद रखना है, इस सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। तो इसको लिख करके याद कर लीजिए, या इसके न्यूमोनिक्स बना करके भी आप याद कर सकते हैं। LZPDD है ना, ऐसे कर लीजिए, जैसे भी मर्जी हो, आपको ये याद रखना है। इट्स लाइक मैथ्स फॉर्मूला। आप कहें कि सर इसका कोई शॉर्टकट बता दो, इतनी सी चीज के लिए क्या शॉर्टकट बताना, याद ही रख लो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, चलिए एक एक स्टेज में देख लेते हैं क्या होता है। लेप्टोटीन सबसे पहला सब स्टेज। क्रोमोसोम यहां पर थिन लॉन्ग थ्रेड जैसे दिखते हैं, क्योंकि शुरुआत में क्रोमोसोम तो क्रोमैटिन मटेरियल जैसे ही हैं, क्रोमैटिन मटेरियल जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन कंडेंसेशन स्टार्ट हो चुका होता है। तो यहां पर हम बीडेड अपीयरेंस देखते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स आर सर्टेन एरियाज जो डार्क कलर जैसे दिखते हैं, और उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है जैसे बीड्स हैं, किसी नेकलेस के जैसा आकार प्रकार यहां दिखाई देता है। लेप्टोटीन के बाद आ गया जाइगोटीन। यहां पर साइनेप्सिस होती है एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बाईवैलेंट। देखिए साइनेप्सिस का मतलब है होमोलॉगस क्रोमोसोम नजदीक आ रहे हैं, दे कम क्लोजर। क्या है ये होमोलॉगस क्रोमोसोम? ये वही क्रोमोसोम है जो फादर और मदर से मिले थे ऑर्गेनिज्म को। फादर वाला सेट मान लीजिए आप, यहाँ ब्लैक में दिखाई दे रहा है, मदर वाला ब्लू में मान लीजिए, तो फादर और मदर के क्रोमोसोम। अगर ह्यूमन सिस्टम की बात करें तो हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो ह्यूमन के केस में जब मियोसिस होता है तो फर्स्ट क्रोमोसोम जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, सबसे ज्यादा जीन्स को लेकर के है, 3000 के करीब जीन्स हैं क्रोमोसोम नंबर 1 पर, उसमें फादर का क्रोमोसोम और मदर का क्रोमोसोम दोनों का साइनेप्स बनेगा, दोनों नजदीक आएंगे, एक तरह से कनेक्ट होंगे। ठीक है, और जैसे ही ये कनेक्ट होंगे तो ये बाईवैलेंट बन गया। क्रोमोसोम नंबर 1 का बाईवैलेंट, 2 का बाईवैलेंट, 3 का बाईवैलेंट, 4 का बाईवैलेंट, इसी तरह से सारे क्रोमोसोम्स के बाईवैलेंट्स बनेंगे। अब सिस्टम को तो ये पता ही है कौन सा क्रोमोसोम 1 है कौन सा 2 है, सिस्टम इज अवेयर। जो सेल का सिस्टम है उसको ऑलरेडी पता है कि कौन सा क्या क्रोमोसोम है। देन कम्स जाइगोटीन। जाइगोटीन चल ही रहा है। सेकेंड वन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हैपन्स एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज साइनेप्सिस। हो रहा है, पेयरिंग हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम। देखिए एक रेड है एक ब्लू है, दोनों की आपस में पेयरिंग हो रही है। ठीक है, इट हैपन्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये देखिए आपस में ये कनेक्ट हो रहे हैं, इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, दोनों नजदीक आ जाते हैं। अब क्या होगा, जैसा कि मैंने कहा था, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि कुछ क्रोमोसोम का पोर्शन मदर वाले का फादर वाले के साथ इंटरचेंज होगा। एक बार भी हो सकता है, 2 जगह भी हो सकता है, 3 जगह भी हो सकता है, 4 जगह भी हो सकता है। तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि ये कितनी बार होगा। इसी वजह से हर बार जब भी मियोसिस होगी या जितने गेमीट्स की मियोसिस होगी, हर एक गेमीट डिफरेंट बनेगा। ये है हर स्टेज में वेरिएशन को इंट्रोड्यूस करने वाला प्रोसेस, और इसी वेरिएशन की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सुपीरियर माना जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। समझ में आई बात? मतलब ये फिक्स नहीं है कि कितने बार इसमें क्रॉसिंग होगी, कितनी जगहों से क्रॉसिंग होगी, कितने अमाउंट में क्रॉसिंग होगी। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स गिव राइज टू प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर
कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। जहां पर रिकॉम्बिनेशन होंगे वहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, प्रोटीन्स आ जाते हैं, वही एक्सचेंज करने का कार्यक्रम करते हैं। ये बहुत जटिल है प्रोसेस, इतना सिंपल नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं जहां पर रिकॉम्बिनेशन होना है, जहां पर डीएनए के कंपोनेंट या पार्ट की शफलिंग होनी है। आ गया जी थर्ड वन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, नाउ कम्स पैकाइटीन। पैकाइटीन में बाइवैलेंट बिकम स्पाइरल्ड, शॉर्टेंड एंड थिकेंड। बाइवैलेंट नजदीक आ चुके हैं, ये देख लीजिए आपस में यहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बन रहे हैं, यहीं से रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। दे कम क्लोज टुगेदर। नाउ द पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम डिवाइड इनटू टू ईच। दोनों दो दो में 1 2 करके बन जाते हैं, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम की डबलिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है सिंथेटिक फेज में। माइटोसिस में भी तो हमने देखा था एक्स टाइप क्रोमोसोम बनते हैं, तो मेल वाला भी एक्स, फीमेल वाला भी एक्स, दोनों ही एक्स टाइप बनेंगे। भाई देखो सीधी सी बात है, माइटोसिस में ह्यूमन की अगर बात करें तो 46 के 46 क्रोमोसोम अपनी डबलिंग कर लेते हैं, ठीक है, और वही डबलिंग से सेपरेट हो जाते हैं। यहां 46 तो डबलिंग करेंगे ही, लेकिन उस 46 में भी दो दो जो एक ही साथ के होमोलॉगस पेयर हैं वो नजदीक आते हैं। डिफरेंस समझ रहे हैं कि 46 तो बनेंगे ही, उसका डबल तो बनेगा ही, डीएनए का कंटेंट तो 46 टाइम्स होगा ही डबलिंग में, है ना, 46 टोटल, 23 का पेयर। लेकिन इसके बाद वो 23 और वो 23, उनमें क्रोमोसोम नंबर 1 आमने सामने दोनों पेरेंट्स का, क्रोमोसोम नंबर 2 आमने सामने, क्रोमोसोम नंबर 3 वो भी सामने सामने आ गए, ऐसे करके आ जाते हैं और एक साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनाता है। नाउ ईच बाइवैलेंट इज कंपोज्ड ऑफ 4 क्रोमैटिड। तो जब दो क्रोमोसोम नजदीक आएंगे तो बाइवैलेंट बोलते हैं, और उस बाइवैलेंट में एक्चुअल में 4 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं 4? क्योंकि दो तो एक टाइप के ही हैं। अरे भाई ये तो दोनों एक की ही मिरर इमेज है, तो एक तो ये हो गया, है ना, और दूसरा हो गया ये। अब आप देखो अगर इनके स्ट्रैंड्स की हम चर्चा करें तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस, तो 1 2 3 4 4 हो गए। अब इनमें आपस में क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर हो सकता है ये पोर्शन इसके साथ क्रिस क्रॉस हो जाए, या यहां से यहां क्रिस क्रॉस हो जाए, या यहां से यहां क्रिस क्रॉस हो जाए, या यहां से यहां क्रिस, किसी भी वे में शफल हो सकता है। जैसे आपने प्लेइंग कार्ड्स देखे होंगे, शफलिंग की जाती है। क्या शफलिंग का कोई रूल है? देयर इज नो फिक्स्ड रूल फॉर शफलिंग। कोई भी कार्ड कहीं पर भी शफल हो सकता है। ठीक उसी तरह से यहां पर कोई भी जीन किसी भी फॉर्मेट में जा सकती है, इधर या उधर, कभी छोटा फ्रैगमेंट कभी बड़ा फ्रैगमेंट, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि कितना बड़ा फ्रैगमेंट जाएगा, ठीक है ना। लार्ज रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अपीयर एट इंटरवल ऑन द साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स हमें दिखाई देते हैं, खूब सारे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स देखे जाएंगे, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स और क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, दैट इज एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। यहां पर देख लीजिए क्रोमोसोमल सेगमेंट, देख रहे हैं, इसका सेगमेंट इसके साथ, उसका सेगमेंट इसके साथ, आपस में क्रिस क्रॉस हो जा रहे हैं। तो ये पैटर्न हमें वहां देखने को मिलता है, ठीक है। सो दिस क्रॉसिंग ओवर इज हैपनिंग। सो ये अभी पैकाइटीन ही चल रहा है। देन कम्स डिप्लोटीन। नाउ द पेयर्ड क्रोमोसोम बिगिन टू सेपरेट, क्योंकि उनमें क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है। द क्रोमोसोम स्टिल रिमेन यूनाइटेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरचेंज ऑफ काइज़मेटा। जहां पर इंटरचेंज हुआ था वहां पर अभी भी अटैच्ड हैं, लेकिन बाकी सेपरेट हो गए, पूरा कॉम्प्लेक्स से अब बाहर हो रहे हैं। काइज़मा फॉर्मेशन हैपन्स ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर। अब यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, काइज़मा फॉर्मेशन हो गया, वहां से वो सेपरेट हो जाएंगे, जो क्रिस क्रॉस होना था वो कार्यक्रम हो गया। With the progression of diplotin, the nuclear material gets disorganized and nucleolus disappear. जैसे ही प्रोफेज 1 का लास्ट स्टेज आ रहा है, ऑलमोस्ट, है ना, डिप्लोटीन तक हम पहुंच चुके हैं, तो प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन तक पहुंचते पहुंचते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियोलस, ये सब गायब होने लगते हैं। ये रूल तो हमें पता ही है कि ये गायब हो जाते हैं, सारा का सारा स्ट्रक्चर। और सेंट्रोजोम विथ सेंट्रियोल दोनों कॉर्नर पे जाने शुरू कर देते हैं, जस्ट लाइक माइटोसिस, ठीक है।
नाउ इन द oocyte ऑफ एम्फीबियन, ये जो डिप्लोटीन स्टेज है ये कई महीनों से कई सालों तक रह सकता है, जिसमें लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। देखो ये लग रहा है जैसे लैंप ब्रश, लैंप को साफ करने वाली जो ब्रश होती है, बॉटल ब्रश भी कहते हैं, उस लैंप ब्रश की तरह इसमें बन जाते हैं। ये जो लूज थ्रेड्स हैं ये इसलिए हैं क्योंकि डिप्लोटीन स्टेज में, तो भाई क्या नाम है, डिप्लोटीन स्टेज में अब तो सेपरेशन होना है, तो लूज थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। तो इसको लैंप ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं। लैंप ब्रश क्रोमोसोम oocyte ऑफ एम्फीबियंस में देखा जाता है। दे आर एक्टिव इन आरएनए सिंथेसिस, आरएनए का सिंथेसिस खूब हो रहा होता है। फाइनली कम्स डायाकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब है ब्रेकडाउन, सेपरेशन। So chromosome contraction increases and the number of chiasmata become reduced by a process known as terminalization. chiasmata जहां पर उनका क्रिस क्रॉस हुआ था वहां चिपके हुए थे, लेकिन अब होगा टर्मिनलाइजेशन, मतलब अलग अलग सेपरेशन हो जाएगा। दिस विल बी नोन एज टर्मिनलाइजेशन। अगर आप इस बात को यहां पर समझें तो आपने एक चीज देखी होगी, ये कहीं पर भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है प्रोसेस समझना। स्टेजेस के नाम याद रखने हैं, स्टेप्स को याद रखना है, बस इतना ही है। मियोसिस ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डरने की आवश्यकता है। सो नाउ आफ्टर दिस प्रोसेस तो सारा खेल खत्म ही हो गया। प्रोफेज 1 कंप्लीट। ये देखिए लेप्टोटीन बीडेड अपीयरेंस बन रही है, क्रोमोसोम्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। देन कम्स जाइगोटीन, जहां पर नियर बाई आते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, बाईवैलेंट बनाते हैं। यहां पर देखिए काइज्मा फॉर्मेशन है ना, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की शुरुआत यहीं हो जाती है, काइज्मा फॉर्मेशन। और डिप्लोटीन में अब देख लीजिए सेपरेशन हुआ लेकिन काइज्मेटा बना हुआ है। फाइनली टर्मिनलाइजेशन हो गया, जिसमें वो जो फ्रैगमेंट जिसको जहां जाना था वो सेपरेट हो गया। कहने का मतलब है प्रोफेज 1 के खत्म होते होते काम हो गया। तो क्रोमोसोम में अब जो पहले था फादर का क्रोमोसोम नंबर 1 मदर वाला, क्रोमोसोम नंबर 2 फादर का, मदर का क्रोमोसोम नंबर 2, अब फादर वाला क्रोमोसोम फादर टाइप का नहीं रह गया, उसमें फादर और मदर के दोनों क्रोमोसोम के डीएनए के फ्रैगमेंट की मिक्सिंग है, कम या ज्यादा हो सकती है। फादर वाला ज्यादा, मदर वाला कुछ कंपोनेंट, मदर वाला ज्यादा, फादर वाला कुछ कंपोनेंट, बट एवरीवन इज नाउ अ यूनिक क्रोमोसोम। कोई भी क्रोमोसोम अब सेम टाइप का नहीं बचा हुआ है ना। एवरी क्रोमोसोम इज अ यूनिक क्रोमोसोम। यानी कि एक चीज अगर आप यहां देखें, मान लीजिए मैं इस क्रोमोसोम को बना रहा हूं, ठीक है, दूसरा क्रोमोसोम मैं इसके साथ ही ड्रॉ कर दे रहा हूं। क्रॉसिंग ओवर का आउटकम जो हुआ, उस क्रॉसिंग ओवर के आउटकम में मान लीजिए यहां पर हमें इस वाले क्रोमोसोम का एक फ्रैगमेंट आ गया, और इसका एक फ्रैगमेंट यहां आ गया, ठीक है। बदले में इसका फ्रैगमेंट इधर चला गया और इधर वाला फ्रैगमेंट इधर आ गया, है ना। ये देख लीजिए, मान लीजिए ये आउटकम होता है। अब आप देखो, क्या ये जो क्रोमोसोम फादर टाइप था ये अब प्योरली फादर टाइप बचा या मदर टाइप बचा? इसमें भी दोनों मिक्सिंग है, फादर मदर की मिक्सिंग है, और इसमें भी फादर मदर की मिक्सिंग है, पहली बात। दूसरी बात, इसके जो सिस्टर क्रोमैटिड जब बने थे तो एक जैसे थे, क्या अब दोनों एक जैसे हैं? नहीं है। इसमें क्या दोनों एक जैसे हैं? नहीं है, क्योंकि अलग अलग देखो क्रॉसिंग ओवर हुई है। इसका मतलब ये चारों अपने आप में यूनिक बन चुके हैं। अब देखिए होगा क्या कि जब मियोसिस 1 होगा तो पहले ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, और जो मियोसिस 2 होगा तो ये बीच में से सेपरेट होंगे। बस इतनी सी बात है। फर्स्ट these homologous chromosome will separate and then they will separate from the center, इसीलिए मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में हम देखेंगे कि जो मेटाफेज प्लेट बनी थी माइटोसिस में, उसमें तो मेटाफेज प्लेट पर एक ही लाइन से क्रोमोसोम थे सेंट्रोमियर के हिसाब से। यहां 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम आमने सामने आएंगे, जुड़ेंगे नहीं बिल्कुल। सो देयर इज लिटिल डिफरेंस इन द मेटाफेज प्लेट हियर। ये देख लीजिए, 2 अलग अलग क्रोमोसोम बीच में से आमने सामने हैं। मतलब अब इसमें समझ लीजिए कि महाभारत वाला युद्ध है, दोनों सेनाएं आमने सामने, फादर का मिक्स टाइप, मदर का मिक्स टाइप, आमने सामने और सेपरेट हो जाएंगे। सो बाईवैलेंट
अरेंज देमसेल्फ ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, बाईवैलेंट ही कहलाते हैं। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो बाईवैलेंट है, इक्वेटोरियल प्लेट पर आमने सामने आ गए। सेंट्रोमियर्स आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द मेटाफेज प्लेट, यानी कि ये वाला क्रोमोसोम और इसका दूसरा क्रोमोसोम, ये वाले मान लो फादर टाइप के हैं, या मदर टाइप मान लो, दूसरा ये देख लीजिए, यहां तक तो समझ में आ गई। और इनमें जो है, इनमें कुछ कुछ क्रॉसिंग ओवर्स हो चुकी है, किसी भी तरह से क्रॉसिंग ओवर को हम देख सकते हैं। हो सकता दोनों एक तरफ का ही क्रॉसिंग ओवर हो जाए। देयर इज नो स्पेसिफिक रूल, अलग अलग में अलग अलग तरह का होता है, ठीक है। ऐसे करके क्रॉसिंग ओवर होगी। अब यहां पर मेटाफेज प्लेट कहां आएगी? इन दोनों के बीच में बनेगी मेटाफेज प्लेट, यानी कि बाईवैलेंट के दोनों आमने सामने हैं, बस सेपरेट हो जाएंगे। बीच में से कहीं से सेंट्रोमेयर पे पुल नहीं बनेगा, सेंट्रोमेयर ब्रेक भी नहीं होगा। सेंट्रोमेयर ब्रेक होने का स्टेज आएगा मियोसिस 2 में, 1 में नहीं होगा, ठीक है। यहां तक सबकी समझ में आ चुकी है बात। द सेंट्रोमियर ऑफ अ क्रोमोसोम डज नॉट डिवाइड ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस स्टेज में सेंट्रोमियर में कहीं कोई डिवीजन नहीं होने वाला है। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, देख लीजिए, होमोलॉगस क्रोमोसोम मेटाफेज के बाद एनाफेज में सेपरेट होंगे। मेटाफेज में तो मेटाफेज प्लेट में आ गए, आमने सामने आ गए, और एनाफेज में ये देख लीजिए मेटाफेज, और फिर ये आ गया एनाफेज। एनाफेज में ये सेपरेट हो गए। अब क्या हुआ? सेपरेट तो हो गए, लेकिन अभी भी जो क्रोमोसोम था, जो सिस्टर क्रोमैटिड थे, हालांकि अब उनमें चेंजेस आ गए हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से, लेकिन फिर भी अभी भी वो सिस्टर क्रोमैटिड के फॉर्म में ही हैं। तो ईच पोल रिसीव ईदर अ पैटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम, या तो फादर वाला आएगा या मदर वाला आएगा। और फादर वाला भी कहां प्योर फादर वाला बचा, उसमें भी मिक्सिंग हो चुकी है, और मदर वाले में भी मिक्सिंग हो चुकी है। द सेपरेशन ऑफ द टेट्राड इनटू डायट्स इज नोन एज डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन एनाफेज 1 में देखने को मिलेगा, जब उनकी पुलिंग अपार्ट हो जाएगी, इसको कहते हैं डिसजंक्शन। जो इसमें टेट्राड थे, 4 से टेट्राड और 2 क्रोमोसोम होमोलॉगस डायट्स, है ना, तो वो सेपरेट हो जाएंगे। बाईवैलेंट थे ना, बाईवैलेंट में था टेट्राड, अब डायड हो जाएगा और मोनोवैलेंट हो गए, बाईवैलेंट नहीं रहे, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। सो टेट्राड से डायड या बाईवैलेंट से मोनोवैलेंट हो चुके हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। लेकिन अभी भी उनके बीच में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अभी भी जुड़े हुए हैं, उनको सेपरेट करने की आवश्यकता। खैर अभी तो टीलोफेज चल रहा है। ईच पोल रिसीव्स 1/2 ऑफ द ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर, द क्रोमोसोम अनकॉइल एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या डिप्लॉइड का हैप्लॉइड हो गया? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हो गया, क्योंकि फादर और मदर के जो टाइप्स थे दोनों सेपरेट हो चुके हैं, फादर का अलग चला गया, मदर का अलग चला गया। तो अगर मैं अब यहां पर पूछूं कि क्या मियोसिस 1 में हमारा हैप्लॉइड बन चुका है, जी हाँ बिल्कुल बन चुका है। मियोसिस 1 में हैप्लॉइड बन चुका है, तो मियोसिस 2 क्यों होगा? मियोसिस 2 में हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही रहेगा, बट जो एक जैसे 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हैं जिसको सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, माइटोसिस वाला, वो सेपरेट हो जाएगा। इसीलिए मैं फिर कहता हूं, अगर आपने माइटोसिस ढंग से नहीं समझा है तो मियोसिस में कंफ्यूजन आना ही आना है। तो माइटोसिस वाला लेक्चर देख लीजिएगा अगर नहीं देखा, और उसके बाद इसको दोबारा देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्योंकि लिंक सारा वहीं से है। नाउ आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, मतलब मियोसिस 1 में जब न्यूक्लियर डिवीजन हो गया तो आएगा साइटोकाइनेसिस, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज साइटोकाइनेसिस अकर एंड 2 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। साइटोकाइनेसिस हुआ, 2 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है। अब क्या होगा? अब होगा मियोसिस 2, लेकिन उसके बीच में एक छोटा सा रेस्टिंग फेज भी आएगा जिसको इंटरकाइनेसिस कहेंगे, इंटरमीडिएट ऑफ 2 डिविजन्स। Stage between 2 meiotic division is known as interkinesis and is generally short-lived. Interkinesis is followed by prophase 2. थोड़ी देर के लिए इंटरकाइनेसिस और फिर उसके बाद प्रोफेज 2 की शुरुआत
हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए दो तो बन चुके हैं पहले ही, मियोसिस 1 से 2 बन चुके हैं, लेकिन इनके बीच में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हुए। अब सिस्टर क्रोमैटिड की पुलिंग हो रही है और वो सेपरेट होकर के फिर 4 बना देंगे। यानी कि यहां पर जो 2 बने उनमें एक एक के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है विच इज मोर और लेस लाइक द माइटोसिस। So meiosis 2 is an equational division like mitosis and consists of 4 stages: prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2। इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है। These stages are as simple as the mitotic type of division जो आपने ऑलरेडी पहले ही देखा हुआ है। समझ में आई बात? तो माइटोटिक टाइप ऑफ डिवीजन, बट स्टिल वी विल लुक आफ्टर देम। एक बार हम इनको देख लेते हैं कि कैसे ये होते हैं। प्रोफेज 2, क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल अलोंग विथ देयर क्रोमैटिड्स। अब क्रोमोसोम क्रोमैटिड के तरह साथ ही दिखाई दे रहे हैं। यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रोफेज 2 में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता कंपेयर टू प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में काफी कॉम्प्लेक्स वर्क हो रहा था, यहां पर सिर्फ क्रोमोसोम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, थोड़ा सा वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है और दिखाई पड़ने लगे सिस्टर क्रोमैटिड्स के रूप में, है ना, जैसे एक्स शेपेड स्ट्रक्चर बनता था। तो माइटोसिस और मियोसिस में फर्क क्या था? माइटोसिस में यूं ही था, लेकिन मियोसिस में यूं है। आप कहेंगे इस यूं में फर्क क्या है? तो यूं में फर्क है, ये देखो। तो इसमें कुछ कुछ मिक्सिंग हो गई, इसमें प्योर था, माइटोसिस में कोई मिक्सिंग नहीं हुई थी, लेकिन यहां मिक्सिंग हो चुकी है। और मिक्सिंग कब हुई थी? मियोसिस 1 में ही हुई थी, और मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में ही हुई थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एंड स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, जस्ट जो नॉर्मल प्रोसीजर है वही। क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम लुक एक्स शेपेड, ये एक्स जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब दे रिमेन अटैच्ड बाय देयर सेंट्रोमियर टू द स्पिंडल। इनमें सेंट्रोमियर और उसके काइनेटोकोर में स्पिंडल का अटैचमेंट होता है प्रोफेज 2 में, और मेटाफेज 2 की प्लेट बन जाती है, ये देख लीजिए। So the chromosomes are attached to the spindle along the equator. Each chromosome consists of 2 chromatids joined by a common centromere. एक सेंट्रोमियर के साथ, कॉमन सेंट्रोमियर के साथ वो जुड़े हुए हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है? इसके बाद तो कहानी हो ही चुकी है ऑलमोस्ट, अब तो बस पुल होना है। एनाफेज और टीलोफेज, बात खत्म। उसके बाद हो जाएगा साइटोकाइनेसिस अगेन, और 4 हैप्लॉइड बन करके तैयार हो गए। एक बार फिर बता देता हूं इसी बात को। देखिए मियोसिस में क्या था? मियोसिस में मान लीजिए हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि 46 क्रोमोसोम है। तो 46 क्रोमोसोम का जितना डीएनए था उसको आप अगर 1 टाइम्स मान लीजिए, तो सिंथेटिक फेज में वो 46 के 46 क्रोमोसोम की डुप्लीकेट बन गई थी। यानी कि डीएनए की क्वांटिटी डबल हो गई थी, लेकिन क्रोमोसोम तो 46 ही माने जाएंगे, क्योंकि दो थे, एक की ही कॉपी थे, एक ही चीज के दो रेप्लिका थे। तो इसलिए हम वहां कहते थे कि डीएनए ज्यादा है, लेकिन प्लॉइडी लेवल में कोई फर्क नहीं है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो वही है। एक्चुअल में तो 46 क्रोमोसोम का और 46 बन चुका था, यानी कि वो टोटल आप समझ सकते हैं 46 का 46 बन चुका था, है ना, 92 हो चुके थे, 46 का डबल हो चुका था, 92 हो चुके थे, है ना। लेकिन वो चूंकि 46 की ही आइडेंटिकल कॉपीज थे और 46 के साथ ही जुड़े हुए थे सिस्टर क्रोमैटिड के रूप में, तो इसलिए हमने उसको कहा था कि डीएनए बढ़ा लेकिन प्लॉइडी नहीं बढ़ी, और वही उन्हीं का सेपरेशन हो जाता है। ये तो माइटोसिस की बात हुई। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में भी वही काम होता है कि 46 क्रोमोसोम जो है, 46 क्रोमोसोम की अपनी डबल कॉपी बनेगी डीएनए की, और वो एक्स लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बने रहेंगे, ऐसे जुड़े रहते हैं ना। तो 46 ही फ्रैगमेंट है, लेकिन डीएनए डबल है, तो डीएनए के हिसाब से काउंट करेंगे तो 92 हो गया है, लेकिन वो 46 की ही कॉपीज है। अब क्या हुआ? मियोसिस 1 में 46 जो हैं, 46 एक्चुअली दो के पेयर हैं, क्रोमोसोम 1 पेयर, क्रोमोसोम 2 पेयर, ऐसे 23 पेयर हैं, तब 46 बने थे। यहां पर जो पेयर हैं फादर मदर के सामने आ जाते हैं, और इनके चार इसके 4 थे ना, इनमें आपस में क्रॉसिंग ओवर हो जाती। 4 लिम्ब क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमैटिड 2,
तो दो सिस्टर क्रोमैटिड इधर, दो सिस्टर क्रोमैटिड इधर, इनके बीच में शफलिंग होती है ताकि फादर वाला और मदर वाला उनमें आपस में मिक्सिंग हो जाए, प्योर फादर या मदर टाइप ना रहे, ये यूनिकनेस है। और उन्हीं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर दिया जाता है मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 में जब होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, अभी भी सिस्टर क्रोमैटिड तो जुड़े ही हैं, उनको मियोसिस 2 में सेंट्रोमियर से डिटैच कर दिया जाता है और इस तरह से टोटल 4 बन करके तैयार हो जाते हैं। समझ में आई बात? दिस इज हाउ वी गेट 4 of them. So centromeres now divide and chromatids are separated. The chromatid begin to move towards opposite poles being pulled by the स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर उनको पुल करके ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करा देता है और मियोसिस का प्रोसेस हो गया जी कंप्लीट। सो एनाफेज 2 हो गया, इसके बाद आ गया जी टीलोफेज। आफ्टर द अराइवल ऑफ द हैप्लॉइड नंबर ऑफ डॉटर क्रोमोसोम एट पोल्स दे बिकम थिन एंड लॉन्ग। अब ये थिन और लॉन्ग हो जाते हैं, यानी कि ये दोबारा से खुल जाते हैं और इस तरह से हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाती है एंड द न्यूक्लियाई is formed again. At the end of meiosis, from each parent cell, 4 daughter cells are formed. तो पहली बार जो मियोसिस हुआ, उस मियोसिस 1 में क्रोमैटिड्स का सेपरेशन नहीं हुआ था। क्रोमैटिड बन तो पहले ही गए थे, मियोसिस की शुरुआत के पहले के ही सिंथेटिक फेज में बन चुका था, डीएनए का कंटेंट पहले ही बन चुका था, लेकिन पहले स्टेज में हैप्लॉइड कंडीशन बनाया जाता है, यानी कि जो 46 क्रोमोसोम थे तो वो 23 हो गए थे पहले ही। ह्यूमन क्रोमोसोम में अगर 46 थे, 23 पेयर था, तो वो मियोसिस 1 में ही 23 सेपरेट हो गए थे, फादर या मदर वाले। लेकिन कौन किधर गया ये फिक्स नहीं था, किसी तरफ फादर वाला गया, किसी तरफ मदर वाला गया, लेकिन फादर वाला भी मिक्स होके गया, मदर वाला भी मिक्स होके गया, फिर उसके बाद उनके बीच में से सेपरेशन था। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। अगर इसको समझने के बाद फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में जरूर अपडेट कर दीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन देम वंस अगेन। सो दैट्स ऑल, टेक केयर, बाय बाय।